हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 25 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई पनडुब्बी का नाम क्या है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है? आंसर हो जाएगा इसका टाइटन। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था टाइटन, और वो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस पूरी कहानी को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है ओशन गेट, और इस कंपनी का काम ये है कि वो टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाती है 2 करोड़ रुपए का किराया लेकर के। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 18 जून 2023 को 5 लोग इस टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। लेकिन जैसे ही ये पनडुब्बी समुद्र में उतरती है, उसके 1 घंटे 45 मिनट के बाद कंपनी का इस पनडुब्बी से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद खोज शुरू होती है और 5 दिन बाद इस टाइटन पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर में मिलता है। और ये कहा जाता है कि इस पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था जिसके कारण इन 5 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, ये जो टाइटन पनडुब्बी का मलबा है, ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे मिलता है। अब ये 5 लोग कौन कौन थे जो इस पनडुब्बी में सवार थे? तो पहला नाम है स्कॉट टन रस का, जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे। दूसरा नाम है पॉल हेनरी का, जो कि फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर थे। तीसरा नाम है शहजादा दाऊद का, जो कि पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति थे। और चौथा नाम है सुलेमान का, जो कि अरबपति शहजादा के बेटे थे। और 5वां नाम है हेमिस हार्डिंग का, जो कि ब्रिटेन के अरबपति थे। तो दोस्तों, इन 5 लोगों की मौत हो जाती है इस पनडुब्बी दुर्घटना में। दोस्तों, आप ये जो जहाज देख पा रहे हैं, ये है टाइटैनिक जहाज। इसके आकार को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कितना विशाल जहाज था। चलिए इसकी कहानी समझते हैं। तो 1912 में 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज की यात्रा शुरू होती है ब्रिटेन से अमेरिका के लिए। तो ब्रिटेन का एक बंदरगाह है जिसका नाम है साउथहैम्पटन। तो साउथहैम्पटन बंदरगाह से इसको अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह तक जाना था। तो 10 अप्रैल को इसकी यात्रा शुरू होती है 1912 में, और ये अपने साथ 2200 लोगों को लेकर चलती है। क्योंकि बहुत ही विशाल जहाज था तो इसमें 2200 लोग सवार थे। और दोस्तों, इसके 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को जो टाइटैनिक जहाज है वो यहां पर आता है, और इसकी टक्कर एक बर्फ की विशाल चट्टान से हो जाती है। इसके बाद ये जो टाइटैनिक जहाज है बीच से टूट जाता है। तो इसका आधा हिस्सा समुद्र में डूबने लगता है और आधा हिस्सा जो है ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि इसमें 1500 लोगों की जान चली जाती है, 700 लोगों को बचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से है ये टाइटैनिक जहाज की कहानी। ये आप देख पा रहे हैं, ये है टाइटैनिक जहाज का मलबा। ठीक है, तो इसी मलबा को देखने के लिए 5 यात्री गए थे और अब इनकी भी मौत हो गई है। यहां पर आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये पनडुब्बी कहां से कहां तक आई थी। तो ये जो सेंट जॉन्स नामक स्थान है, यहां से ये पनडुब्बी चलती है और यहां पर आती है दोस्तों, और यही इसकी आखिरी लोकेशन होती है। इसके बाद ये गायब हो जाती है, और फिर इसके बाद यानी कि लगभग 5 दिनों बाद ये पता चलता है कि ये जो पनडुब्बी थी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस पनडुब्बी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 5 लोग ही सवार हो सकते हैं। इसमें सामने की तरफ एक खिड़की लगी होती है जहां से इस टाइटैनिक जहाज का मलबा लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, पनडुब्बी जो है वो 6.7 मीटर लंबी है, 2.8 मीटर चौड़ी है और 2.5 मीटर ऊंची है। और दोस्तों, इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसमें बैठने के लिए कोई सीट नहीं होती है, बल्कि एक सपाट फर्श होता है, और इसकी जो बाहरी सतह है वो 5 इंच मोटी होती है। तो इस प्रकार ये पनडुब्बी की खासियत थी। जो टाइटन पनडुब्बी थी ये उसकी खासियत थी, और यही पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 5 लोगों की उसमें मौत हो जाती है। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। तो दोस्तों 2023 की जो थीम है वो है आगे बढ़ें, यानी लेट्स मूव। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा। 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस, फ्रांस में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? स्टोन कोबर्टिन। मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य कितने हैं वर्तमान में? तो 104 एक्टिव सदस्य हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस वाक। दोस्तों इसका जो मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर। तो लैटिन भाषा में इसका जो मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टूगेदर। और इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम क्या होता है? इसका काम होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। दोस्तों जो ये ओलंपिक समिति होती है उसका एक लोगो होता है जिसमें 5 छल्ले होते हैं और इन 5 छल्लों का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे ये जो लाल छल्ला है ये अमेरिका महाद्वीप को बता रहा है और ये जो नीला छल्ला है ये यूरोप महाद्वीप को बता रहा है। काला छल्ला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को और पीला रिंग जो है वो एशिया को और हरा रिंग जो है ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को दर्शा रहा है। ये दोस्तों हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जून को। विश्व पवन दिवस 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ट्रकों में एसी को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 2025 से। तो दोस्तों सभी तरह के ट्रकों में 2025 से एसी कैबिन अनिवार्य होगा, यानी ट्रकों में एसी होना अनिवार्य होगा। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करने वाले ट्रक ड्राइवर होते हैं वो बहुत लंबी यात्रा करते हैं, इससे उनके हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इस हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए ये सुविधा शुरू होने जा रही है 2025 से, यानी कि हर ट्रक में एसी लगाई जाएगी जिससे वो ड्राइवर जो है उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे सड़क हादसे भी बच सकेंगे। दोस्तों भारत के आगामी लक्ष्य भी डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार कब से कब तक क्या करने वाली है। तो हर घर में जल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है वो है 2024 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक। कालाजार रोग खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक। भारत को खेल राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक। अगला क्वेश्चन है 200 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों पुर्तगाल के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वो 200 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं और यह उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2003 में उन्होंने पुर्तगाल के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 123 अंतरराष्ट्रीय गोल दागने का भी रिकॉर्ड है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है फुटबॉल के। तो पहला नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, इन्होंने 200 मैच खेले हैं। दूसरा नाम है बदेर अल मुताबा का, इन्होंने 197 मैच। तीसरा नाम है सोह चिन एन का, इन्होंने 195 मैच। चौथा नाम है लियोनेल मेसी का, जिन्होंने 175 मैच। और पांचवा नाम है भारत के सुनील छेत्री का, इन्होंने 137 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। कहां पर किया गया है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव,
तो उनके द्वारा संगारेड्डी जिले में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये जो फैक्ट्री है इसका समझौता हुआ था तेलंगाना सरकार के साथ 2017 में। अब ये जो फैक्ट्री है ये बनकर तैयार हो गई है, अब इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये जो मेधा रेल कोच फैक्ट्री है ये कोंडाकल गांव में स्थित है। ठीक है, जो संगारेड्डी जिला है उसका जो कोंडाकल गांव है वहां पर ये फैक्ट्री स्थित है। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। गठन हुआ था इसका 2 जून 2014 को, राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। और यहाँ की जो मुख्य सचिव हैं वो हैं ए शांति कुमारी, और ये शांति कुमारी जो है वो पहली महिला मुख्य सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के युद्धपोतों में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल तैनात की जाएगी? आंसर है रसिया। तो रसिया के जो युद्धपोत हैं या वारशिप हैं उनमें जिरकॉन मिसाइल तैनात की जाएगी। तो दोस्तों जो फ्रीगेट और कॉर्वेट श्रेणी के युद्धपोत हैं उनमें ये जिरकॉन मिसाइल तैनात की जाएगी। फ्रीगेट और कॉर्वेट श्रेणी के जो जहाज होते हैं या युद्धपोत होते हैं ये छोटी श्रेणी के युद्धपोत होते हैं, तो इसमें भी अब जिरकॉन मिसाइल लगाई जाएगी। ये जो मिसाइल है यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड 9,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 9 गुना ज्यादा तक ये स्पीड प्राप्त कर सकती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकती है। दोस्तों हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? तो जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है तो उस वस्तु को या उस मिसाइल को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसाइल है जिरकॉन मिसाइल ये ध्वनि की गति से 9 गुना ज्यादा चलती है। ठीक है, तो इसलिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। रूस की बात आई है तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस के पड़ोसी देश कौन कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रूस का मैप और कैपिटल ये है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये इस अभियान की शुरुआत की है अनुराग ठाकुर ने। तो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, तो उनके द्वारा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई है। अब यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों 2024 में ओलंपिक खेल होने हैं पेरिस में, तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अगर हम 2024 के ओलंपिक की बात करें तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा भारत के वित्त मंत्री नामक एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक में 1947 से लेकर 1977 तक के जो वित्त मंत्री रहे हैं उनकी भूमिका के बारे में बताया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में जो प्रकाशित की गई पुस्तकें हैं चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अभी अश्विनीधर आर सिंह ने मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक लिखी है। विजय दर्दा ने रिंग साइड, आदित्य भूषण ने गट्स एमिडेट्स ब्लड बाथ, रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स, श्री नारायण बाघुल ने रिफ्लेक्शन, अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेज और शांतनु गुप्ता ने अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके द्वारा जो मोटो ग्रैंड प्रिक्स 2023 होना है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए पहला टिकट उन्होंने जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सबसे अधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। ये आप देख पा रहे हैं मोटो जीपी की एक पिक, जिसमें दोस्तों मोटरसाइकिल जो है बहुत तेजी से चलाई जाती हैं। इसे हम मोटो ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। तो भारत पहली बार इस दौड़ का आयोजन कर रहा है। यह जो दौड़ है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में होने वाली है। तो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में ये दौड़ आयोजित की जाएगी,
22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नैनो यूरिया किस देश को निर्यात करना शुरू कर दिया है? तो अमेरिका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया बनाया गया है और यह दुनिया का पहला नैनो यूरिया है जो कि अमेरिका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये नैनो यूरिया है क्या, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये जो नॉर्मल यूरिया आता है, पैकेट में आता है, दाने के रूप में आता है, लेकिन अब जो यूरिया बन रहा है वो दोस्तों लिक्विड फॉर्म में यूरिया बन रहा है। तो 500 ml की जो एक बोतल होती है वो एक बैग यूरिया के बराबर होती है, यानी जितना फायदा दोस्तों एक बैग यूरिया में होगा उतना ही 500 ml की एक बोतल में जो नैनो यूरिया होगी उससे होगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में अमेरिका में इफ्को और कैलिफोर्निया की कपूर एंटरप्राइजेज जो कंपनी है उसके बीच में एक समझौता हुआ है इस नैनो यूरिया को लेकर के। बात आई है इफ्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और यह एक सहकारी समिति है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका काम होता है उच्च गुणवत्ता वाले फर्टिलाइजर यानी उर्वरक उपलब्ध कराना। तो इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, पीएम मोदी ने प्राइवेट डिनर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कौन सी पुस्तक उपहार में दी है? तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो एनपीसीआई और मीसो। पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। भारतीय रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएसएआईडी के साथ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है? वियना। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रूबी सिन्हा को। किस प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन शैलचित्रों की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसकी मान्यता वापस ले ली है? तो आईबीए की मान्यता वापस ले ली है। 1961 के बाद किस देश का शुद्ध कर्ज जीडीपी के 100% के बराबर पहुंचा है? 100% के पार पहुंचा है यूनाइटेड किंगडम का। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम रामसर साइट डिस्कस करेंगे, जैसे चिल्का झील ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, हरिके झील पंजाब में है, सांभर झील राजस्थान में है, कंजली झील पंजाब में है और रोपड़ आर्द्रभूमि जो है वो पंजाब में है और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब झीलें जो हैं वो रामसर साइट भी हैं, तो इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कल का जो करंट अफेयर्स था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नरेंद्र मोदी। तो सभी ने इसका आंसर नरेंद्र मोदी ही दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।